हेलो एवरीवन। होप कि आप सब अच्छे होंगे। ओके, तो हम लोग एडुटेरिया का करंट अफेयर्स देख रहे थे। उसमें हम लोगों ने कहाँ तक के देखा था पिछले दिन। वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। एक चीज़ हम लोग से छूट गया था उस दिन, दैट वाज कि मैंने जो एससीओ का 2023 का जो समिट था उसमें हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने एक एक्रोनिम दिया था, दैट वाज सिक्योर। ओके, तो सिक्योर का मतलब क्या होता है देख लेते हैं, आपके मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ओके, तो एस फॉर सिक्योरिटी, एस फॉर सिक्योरिटी, ई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, सी फॉर कनेक्टिविटी, आप लोग लिखते जाओगे कहीं पे। ओके, सी फॉर कनेक्टिविटी। ओके, और यू फॉर यूनिटी, यू फॉर यूनिटी। ओके, यू फॉर यूनिटी। आर फॉर रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट फॉर सोवेरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ओके, और ई फॉर इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो ये सिक्योर का जो है एक्रोनिम हमारे पीएम ड्यूरिंग द 2023 जब एससीओ का होस्ट हम लोग कर रहे थे, इंडिया कर रही थी। ओके, तो उस टाइम दिया गया था, ये पिछला दिन छूट गया था। ओके, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लोगे। देखो मैंने यहाँ पर लिख भी रखा था, 2023 दिल्ली में हुआ था और इसका एक्रोनिम मैंने बता दिया, आपको मेंस में काम आएगा। ओके, चलो, और मैंने ये बता ही दिया था कि एससीओ का रिलेवेंस जो है कम हो रहा है। मतलब एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन से ये जो है वो और भी बहुत सारे कंट्रीज़ को, जैसे कि बेलारूस, ईरान हमने देखा था पिछले दिन का लेक्चर में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टुडे टॉपिक विद द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। देखो हो क्या रहा था ना, आपने देखा ही होगा कि कितने सारे पेपर लीक हो रहे थे। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक एक्ट लेके आया जिसमें कि प्रोविज़न दिया गया है कि कितना फ़ाइन होगा, कितना इम्प्रिजनमेंट होगा। तो एक बार बस हम लोग को देख लेना है कि इस एक्ट का नेम क्या है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। ओके, 1 करोड़ रुपये तक के फ़ाइन, या तो माल प्रैक्टिस करोगे या ऑर्गेनाइज चीटिंग करवाओगे उसमें। ओके, और ये कब से फोर्स में आया, जून 21 से। ओके, चलो और भी देखते हैं कि प्रोविजंस क्या है इस एक्ट के। तो इसमें मिनिमम जेल टर्म जो हो जाएगा 3 इयर्स हो जाएगा। ओके, विच में एक्सटेंड अप टू 5 इयर्स। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर ए फाइन अप टू 10 लाख फॉर द पर्सन इन्वॉल्व। ओके, अब ऑर्गेनाइज क्राइम जो है, कोई भी एग्जामिनेशन या सर्विसेज प्रोवाइडर्स जो है ना, मिनिमम 5 इयर्स जेल टर्म्स और मैक्सिमम 10 इयर्स, ये तो पहले ही बता दिया, और फाइन अप टू 1 करोड़ रुपीज़। ओके, ऑल ऑफेंस अंडर द एक्ट आर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। ठीक है, तो इसमें दे देगा आपको ऑप्शन बना के कि ये बेलेबल है या कॉग्निजेबल है। आप एक बस दिमाग में रखना कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए जो एक्ट आई है। देखो हालांकि हर स्टेट ने ना, जैसे यूपी ने भी बनाया, बिहार गवर्नमेंट भी, आई थिंक गवर्नमेंट वाज थिंकिंग टू एक्ट इनैक्ट एक्ट। ओके, तो इसमें ना एप्लीकेबल कहाँ कहाँ है, तो कवर करती है हर सेंट्रल रिक्वायरमेंट को। एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, एनटीए सुना था, अभी न्यूज़ में था, है ना। चलो अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोन प्रोजेक्ट को। क्या है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो उसने क्या किया है, अनाउंस किया है हाइड्रोन प्रोजेक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ओन सैटेलाइट नेटवर्क फॉर स्पेस बेस्ड इंटरनेट। ठीक है, स्पेस के थ्रू, जो सैटेलाइट के थ्रू जो हम लोग इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली है ये से, उसी का प्रोजेक्ट का नाम है, दैट इज़ हाइड्रोन प्रोजेक्ट। ओके, अब क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है इस परस्पेक्टिव से कि कनाडा वाली क्या है, कनाडा की जो स्पेस एजेंसी है उसकी नाम क्या है, ठीक है, इंडिया की क्या है, ठीक है, यूएसए का क्या है, नासा पता ही होगा, ठीक है, चाइना का क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हाइड्रोन का फुल फॉर्म दिया हुआ है कि हाइड्रोन क्या होता है, हाई थ्रू आउटपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। तो इसको याद करना इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फुल फॉर्म बीपीएससी पूछते रहता। तो जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो इस नेटवर्क के थ्रू क्या करेगी, रिले पेटाबाइट। बताओगे पेटाबाइट का मतलब क्या होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है अकॉर्डिंग टू
एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, 10⁻15 पेटाबाइट। ओके, बताओ जेप्टो किसको बोलते हैं? जेप्टो ऑर्डर करते हो ना, जेप्टो का आप लोग कमेंट में बताओगे। ये बीपीएससी पूछ चुकी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जिस साल जेप्टो लॉन्च हुआ था मार्केट में, उस साल मैंने किसी को ऐसे ही फ्रेंड को बोला था कि देखना हो सकता है कि मे भी जेप्टो आस्क कर लिया जाए, और आ गया। किसमें? सीडीपीओ का पेपर में। ओके, आई थिंक 2022 या 23 वाले पेपर में, ठीक है। तो पेटाबाइट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर यूज़ ऑन, क्या लिखा है? पेटाबाइट ऑफ डेटा फॉर यूज़ ऑन अर्थ पर्टिकुलरली इन रिमोट एरियाज, ठीक है, रिमोट एरियाज में यूजिंग ऑप्टिकल लेजर बेस्ड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्पेस। क्या करेगा ये? कॉम्प्लीमेंट करेगा रेडियो फ्रिक्वेंसी चैनल को, ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी चैनल टू इनेबल ग्रेटली इनेबल्ड टेलीकम्युनिकेशन कैपेबिलिटी। अब देखो, मैंने रेडियो जो भी वेव होता है ना, मैंने उसके लिए लिख के रखा है आपके लिए, ठीक है, कि किसका फ्रिक्वेंसी कैसे होता है, और इसको हम लोग यहीं पे समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। देखो ऐसे याद करेंगे। देखो पहले गामा है, उसके बाद एक्सरे है, मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि स्पेस की कमी थी यहाँ पे। ये यूवी है, ये विजुअल पता है ना, विजुअल लाइट्स, विजुअल, ठीक है, वायलेट, इंडिगो और ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज, रेड, ठीक है। रेड का क्या होगा? फ्रिक्वेंसी जो है सबसे कम होगा लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा होगा, इसीलिए तो रेड लाइट यूज करते हैं ट्रैफिक में, है ना, रेड लाइट। ओके, चलो। और ये उसके बाद देखो हम लोग इसको याद करेंगे, यहीं पे करेंगे। विजिबल, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, ओके, इंफ्रारेड। आप लोग साथ में बोलोगे जब मैं इसका एक्रोनिम याद करने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। इंफ्रारेड, और ये रेडियो वेव, ठीक है, ये दैट इज रेडियो वेव। ओके, तो आप लोग साथ में बोलो, गामा एक्स यूवी विजुअल इन माई रेडियो, गामा एक्स यूवी विजुअल इन माई रेडियो। ये हम लोग क्या देख रहे हैं? फ्रिक्वेंसी जो है वो इधर से इधर की ओर घट रही है, ठीक है। तो गामा एक्स यूवी विजिबल इन माई रेडियो। अब देखो विबज्योर जो बताया ना अभी हमने, इसमें भी ऐसे ही होगा। वायलेट का फ्रिक्वेंसी इज बहुत ज़्यादा और वेवलेंथ इज सो लेस, ओके। और इसमें क्या हो जाएगा? रेड का फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगा लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर से बोलो, गामा एक्स यूवी विजुअल इन माई रेडियो, फ्रिक्वेंसी घट रहा है और वेवलेंथ गामा का सबसे ज़्यादा होगा, सॉरी हाँ, जो फ्रिक्वेंसी है गामा का वो दैट विल बी हाईएस्ट एंड वेवलेंथ विल बी लोएस्ट, ठीक है। तो उल्टा होता है, ठीक है। देखो इधर से इधर फ्रिक्वेंसी घट रहा है और इधर से इधर जो है वेवलेंथ जो है वो, हाँ, इधर से इधर वेवलेंथ जो है, सॉरी, वेवलेंथ जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, इधर की ओर। जैसे सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा? रेडियो वेव का। दैट्स वाई रेडियो वेव इसीलिए यूज़ किया जा रहा है। देखो फ्रिक्वेंसी का अपोजिट होता है वेवलेंथ, अगर जहाँ पे फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा वेवलेंथ विल बी मिनिमम, ओके। तो वैसे ही मैंने बताया, गामा एक्स यूवी विजिबल इन माई रेडियो, ठीक है। विबज्योर पता ही है, मैंने फिर से बता दे रहा हूँ, गामा का फ्रिक्वेंसी विल बी हाईएस्ट और वेवलेंथ विल बी लोएस्ट, ओके। और रेडियो वेव जो है उसका फ्रिक्वेंसी विल बी लोएस्ट, ओके। फ्रिक्वेंसी जो है इसका लोएस्ट होगा और हाई जो वेवलेंथ होगा वो हाईएस्ट होगा, ठीक है, ओके। तो इसलिए हम लोग इसमें, तो इसके कारण क्या होगा ना कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी के कारण स्टेबल होगा कम्युनिकेशन, ओके। देखो क्या लिखा हुआ आगे, हाइड्रोन जो है एम करता है टू डेमोन्स्ट्रेट वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑप्टिकल मल्टी ऑर्बिट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ओके, at a terabit second capacity in a space which will be seamlessly extend terrestrial fiber based network into space. In the other words, hydron will demonstrate fiber in the sky और एंड इंटरनेट बियॉन्ड द क्लाउड, ठीक है। तो यही था हाइड्रोन प्रोजेक्ट, सिंपल से याद रखना है। ईएसए ने इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है, ईएसए ने डेवलप किया है, स्पेस बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करेगा सैटेलाइट नेटवर्क के थ्रू और कुछ ज़्यादा। और मैंने पेटाबाइट ये सब बता ही दिया कि रेज को कैसे याद मतलब करना है। कोई भी देखो ये जो है ना विजुअल लाइट्स है, इसको हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। और जो गामा एक्स यूवी और ये इंफ्रारेड और रेडियो है ना, इसको ये इनविजिबल है, ठीक है, इसको देख नहीं पाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसको बोल सकते हो, रेज बोल सकते हो, ओके। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024, ओके। ये जो है क्राइम रिपोर्ट जो है वो कौन रिलीज करती है? दैट इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड
क्राइम, ओके, UNODC, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वियना, ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है, ऑस्ट्रिया का कैपिटल जो है वहीं पे वियना में इसका हेडक्वार्टर है, किसका, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। क्या रिलीज करती है, ये रिलीज करती है ग्लोबल वर्ल्ड वाइड क्राइम रिपोर्ट, ओके, जो जितने भी क्राइम हो रहे हैं वाइल्ड लाइफ में उसके लिए। चलो आगे पढ़ते हैं। सेलिएंट फीचर्स ऑन द रिपोर्ट बोला जा रहा है, क्या है तो देखते हैं। राइनोसोर्स एंड सिडार वेयर द मोस्ट अफेक्टेड ह्यूमन, ठीक है, राइनो का ना जो हॉर्न होता है ना उसका ये लोग ये करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, ठीक है। एंड प्लांट स्पीसीज बाय ग्लोबल इलीगल wildlife trade during 2015 to 21, okay. Seizure data in the report documents illegal trade in the 162 countries and territories during 2015 to 21, okay, affecting nearly कितना 4000 plant and animal species, not important to remember, okay. और 3250 एनिमल स्पीसीज विच आर लिस्टेड इन द साइट्स अपेंडिक्स। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, साइट्स, हम लोग देखेंगे अभी क्या होता है साइट्स, ओके। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड मार्केट ऑफ एनिमल स्पीसीज, राइनो ऑन 29%, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक बार देख लेना है, ओके। पैंगोलिन का स्केल भी है 28%, पैंगोलिन, ओके, पता है ना, जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा एकदम सिकुड़ जाती है, उसका देखना, पैंगोलिन सर्च करके देखना, वो अपने आप को स्केल से बचाता है, ओके, उसका स्केल का ट्रेड होता है, ठीक है। अब बताओगे कि इंडियन जो पैंगोलिन है वो कैसा है, मतलब कौन सा है, इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। चाइनीज़ पैंगोलिन, देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ पैंगोलिन, तो उसमें एक इज इंडियन पैंगोलिन और अनदर इज द चाइनीज़ पैंगोलिन, ठीक है। तो चाइनीज़ पैंगोलिन याद करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, C फॉर चाइना और C फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ओके। और इंडियन पैंगोलिन इज इंडेंजर्ड, ओके ओके। चलो आगे देखते हैं, समय की कमी है इसलिए थोड़ा सा जल्दी में हम लोग करते हैं, ओके। जो इलीगल वाइल्ड ट्रेड मार्केट ऑफ प्लांट स्पीसीज, इसमें सिडार, रोजवुड बताओ कौन सा अपेंडिक्स में है साइट्स का, जिसको सैंडर्स, हाँ, रेड सैंडर्स भी होता है, ओके, रोजवुड, एगरवुड, ओके। अब देखो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट जो है ना 2024 का, ये 3rd रिपोर्ट इन द सीरीज है, जो कि एक बार 2016 में फर्स्ट टाइम आई, उसके बाद 2020 में, ठीक है, उसके बाद 2024 में, मतलब 4 साल के गैप पे आ रही है, ओके। रिपोर्ट क्या प्रोवाइड करता है, अब ये बताता है कि इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ में, इलीगल जो ट्रेड हो रहा है वाइल्ड लाइफ का, स्पीसीज का, उसका ट्रेंड बताता है, जो कि लिस्टेड है किसमें, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरास। इसी को साइट्स बोलते हैं, किसको साइट्स बोलते हैं, कन्वेंशन है किस पे, इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो स्पीसीज खतरे में है, जो स्पीसीज वल्नरेबिलिटी के मतलब वहाँ तक के पहुँच चुकी है, एक्सटिंक्शन के कगार पे है, उस स्पीसीज को इसमें साइट्स में। देखो साइट्स पहले होता क्या है, 1963 में ना एक वाशिंगटन कन्वेंशन आया था, ठीक है, उसमें एक तरह का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ओके। तो इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी के थ्रू इसको इंश्योर क्या करता है, ये इंश्योर करता है ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, ठीक है। कौन सा वाइल्ड लाइफ, जो स्पीसीज जो है वो थ्रेटेंड है, ठीक है, फॉर देयर सर्वाइवल, ओके। अब देखो इसको ना 3 अपेंडिक्स है साइट्स का, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 एंड अपेंडिक्स 3, ठीक है। तो इसको बेसिकली इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं खर्चा करना है। अपेंडिक्स 1 में जो सबसे ज़्यादा थ्रेटेंड होगा, ठीक है, वैसा जो सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा थ्रेटेंड है, जो एक्सटिंक्शन के कगार पे है, उसको अपेंडिक्स 1 में रखेंगे। उससे जो कम होगा थोड़ा सा, उसको अपेंडिक्स 2 में लिखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो देखो अपेंडिक्स जो 1 है ना, उसमें टाइगर, राइनो, चीता आ जाएगा, ठीक है। राइनो का पॉपुलेशन कोई मुझे बता सकता है क्या, और ये राइनो कहाँ पे मिलता है इंडिया में सबसे ज़्यादा, तो दैट विल बी इन द काजीरंगा नेशनल पार्क, और कहाँ, और पोबितारा नेशनल पार्क, ओके। तो ये कहाँ पे है, तो ये आसाम में है, ठीक है, आसाम में ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा, ओके। तो चलो ये देख लिए हम लोग। तो टाइगर, राइनो, चीता, ये सब जो है, और राइनो क्या है, राइनो का जो कैटेगरी है वो क्या है, IUCN स्टेटस। तो IUCN स्टेटस ऑफ राइनो इज़ वल्नरेबल, ओके, वल्नरेबल है ये, ठीक है, एंडेंजर्ड नहीं है, ओके। तो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो देर विल बी 2700 पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली ऑफ राइनोज, ओके, 1 ऑन राइनो, ठीक है। अपेंडिक्स 2 में क्या है,
मे बिकम एक्सटिंक्ट, मतलब जैसे कि जेब्रा हो गया, ठीक है, बियर हो गया, पोलर बियर हो गया, ये सब आ जाएगा। ओके, अपेंडिक्स 3 में क्या है, थ्रेटेंड इन, जो भी स्पीसीज जो है ना थ्रेटेंड इन वन कंट्रीज है, ठीक है, कोई भी एक कंट्री में, तो जो सबसे कम वाला है वो अपेंडिक्स 3, इससे ज़्यादा हम लोग को नहीं देखना था। साइट्स का फुल फॉर्म, ठीक है, वाशिंगटन कन्वेंशन से आया, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, क्या इंश्योर्स करता है, ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ स्पीसीज जो कि थ्रेटेंड है, ठीक है। चलो, तो ये देख लिया। अब बताओ IUCN क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। अब IUCN की हेडक्वार्टर इज वेयर, तो ये है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। 5 अक्टूबर 1948 को IUCN बनता है। ओके, 5 अक्टूबर 1948 को IUCN बनता है। मैंने बता दिया कि नेचुरल रिसोर्सेज को और जो भी नेचर क्या बोलते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको लाया गया, ठीक है, IUCN को। अब बताओगे, जो इंडिया में नेशनल पार्क सुनो ना, नेशनल पार्क है और भी प्रोटेक्टेड हैबिटेट है, उसको ना, उसको जो है IUCN की तरह ही होता है, कैटेगरी 2 में आता है नेशनल पार्क। ओके, कैटेगरी 2 में नेशनल पार्क। अब ज़्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, कैटेगरी 2 में नेशनल पार्क आता है। और इसका मोटो क्या है IUCN का, IUCN मोटो इज कि यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड। IUCN का मोटो क्या है, यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड। ओके, लाइफ एंड लाइवलीहुड, ठीक है। आप लोग बस सुनते जाओगे ध्यान से, और कुछ नहीं करना है उसमें। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड डीपेस्ट ब्लू होल। देखो कुछ नहीं है, एक तरह का मतलब झील के टाइप का है, लेक के टाइप का है, और ये कहाँ पे है, ये मैक्सिको में है। और इसको कौन सा नाम दिया गया, थम्जा ब्लू होल, थामजा ब्लू होल। तुम थम्जा ब्लू होल याद रखना, ठीक है, तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसको वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल है, ठीक है। और ये कितना फीट का है, 420 मीटर का है, 1380 फीट का। तो थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, BPSC ऐसा चीज़ कुछ कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो ये ह्यूज अंडर वाटर केव है, स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ दिस नॉट इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर। नाम इज थामजा, बता ही दिया हमने, थम्जा, ठीक है, थम्जा ब्लू होल। अब ज़्यादा ब्लू होल मत हो जा। डीप वाटर में है, और मयन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं, ठीक है, थामजा, जिसका मतलब होता है डीप वाटर। तामजा का मतलब डीप वाटर। ओके, अब देखो जो ये क्या बता रहा हूँ, हाँ, जो थम्जा ब्लू है ना, वो मैक्सिको का ये चेटूर्नल बे ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ द यूकैटन पेनिनसुला है। अब बताओगे हमको कि यूकैटन जो चैनल है वो किसके किसके बीच में है, तो यूकैटन चैनल जो है वो मैक्सिको और क्यूबा के बीच में है। ओके, बताओगे क्यूबा और जो है यूकैटन चैनल और मैक्सिको के बीच में यूकैटन चैनल है। बताओगे क्यूबा इज़ द सोशलिस्ट कंट्री और कैपिटलिस्ट कंट्री, तो मैं बता दूं क्यूबा एक सोशलिस्ट कंट्री है। ओके, अगल बगल में बहुत सारे जो भी कंट्री हैं वो कैपिटलिस्ट हैं, ठीक है। ओके, चलो इतना ही इम्पोर्टेंट था। और हाँ, बगल में क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है। अब बता ही दिया, मैक्सिको का मैंने जितने भी अगल बगल में जो कंट्री थे मैंने बताया था, ब्लेज, गुआट, ठीक है, BGH से याद करवाया था, होंडुरास, उसके बाद NCP, निकारागुआ, कोस्टारिका, ठीक है, और पनामा, जहाँ हमने देखा था लेक निकारागुआ था फेमस लेक, जिसको कट करके चाइना वहाँ पे पनामा कैनल की तरह एक कैनल डेवलप करना चाह रही है, जिससे कि ट्रेड ईज होगा। ओके, ठीक है, सी के थ्रू। नाउ इसमें यही इंपॉर्टेंट था और कुछ नहीं था। ओके, ये वर्टिकल केव होता है, ठीक है, वाटर फील्ड होता है और कुछ नहीं, ठीक है। ब्लू होल्स आर द वर्टिकल सी केव्स क्रिएटेड बाय ग्लेशियल मूवमेंट ओवर द थाउजेंड्स ऑफ द ईयर ड्यूरिंग द आइस एज। ओके, अब देखते हैं हम लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। इंडिया स्कोर क्या किया है इसमें, इंडिया का स्कोर थोड़ा सा कम हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे भी। और देखो इसका रैंक कितना है, रैंक अब यही याद करना है कि कौन इसको रिलीज़ करती है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, तभी तो रिपोर्टिंग अच्छे से होगा। तो यही करती है। तो इंडिया जो है इसमें कितना रैंक लाई, 159, ठीक है, कितना में, 2024 में, और 2023 में कितना रैंक था, 161 था। तुम 159 रट लोगे, ठीक है, और कुछ नहीं। चलो आगे चलते हैं। दिस रिफ्लेक्ट ओवरऑल डिक्लाइन इन प्रेस फ्रीडम ग्लोबली एंड शार्प इंक्रीज इन पॉलिटिकल रिप्रेशन ऑफ जर्नलिस्ट। देखे होंगे कहीं कहीं जर्नलिस्ट का, जैसे चाइना वाइना में मर्डर कर देते हैं लोग, ठीक है। नॉर्वे क्या किया है, टॉप किया है, डेनमार्क इज एट सेकंड प्लेस, यही ठीक है,
थोड़ा सा दिमाग में रख लोगे। इंडिया लैग बिहाइंड टर्की, पाकिस्तान, श्रीलंका विच आर रैंक्ड 158। अब पाकिस्तान हमसे ज़्यादा फ्रीडम दे रहा, देख रहे हो ना, यही है। ये एक तरह के मतलब इंडिया को ना नीचे दिखाने का मतलब जो भी ऐसा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, बस इंडिया का जो क्रेडिबिलिटी है इन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म फोरम वो कम हो, इसीलिए ये इस तरह का चीज़ दिखाया जा रहा है और कुछ नहीं। चलो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2024 को देखते हैं। यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक, इकोसॉक इसको बोलते हैं, ठीक है, किसकी, ये यूनाइटेड नेशन की डिपार्टमेंट है ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, ठीक है, हैज़ रिलीज द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है, ठीक है। चलो तो इसमें क्या बताया गया है कि जुलाई 11 की तक के ये बोला कि वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू ग्रोइंग ओवर द नेक्स्ट 50-60 ईयर। 50-60 साल से तुमको स्टेटमेंट देके बोल देता, पूछ दिया जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2024 रिपोर्ट, द जो यूएन इकोसॉक है वो ऐसा बोला है कि इन द नेक्स्ट 50-60 ईयर्स पॉपुलेशन विल बी डिक्लाइन। नो, 50 to 60 ईयर तक क्या अभी पॉपुलेशन बढ़ेगा, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी पीक अराउंड 10.3 बिलियन इन द मिड 28 ठीक है, अभी 8.2 बिलियन है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर पिकिंग द ग्लोबल पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू बिगिन ए ग्रेजुअल डिक्लाइन फॉलिंग टू 10.2 बिलियन बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ हैज रीच 73.3 ईयर्स इन 2024। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में थोड़ा देख लेते हैं, ये एस्टिमेट क्या बताया गया है, एस्टिमेटेड किया गया है कि इंडियाज पॉपुलेशन विल बी 1.45 बिलियन इन 2024 और 1.7 बिलियन कब होगा, 2060 में होगा, ठीक है। इंडिया विल रिमेन द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड इन दिस सेंचुरी, ओके। चलो कुछ में तो आगे हैं यार। यस, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड यूएनएफपीए स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, इंडियाज पॉपुलेशन हैज रीच्ड एन एस्टिमेट 144 करोड़, ओके। ये कौन बता रहा है, यूएनएफपीए, ओके, कौन सा, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट में, ओके। चलो 68% ऑफ इंडिया टोटल पॉपुलेशन इज बिटवीन, देख रहा है 68% पॉपुलेशन 15 से 64 ईयर के बीच में है। इट मीन्स कि अभी हम लोग में इंडिया में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स है। इसका मतलब देयर इज़ अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ डेवलप इकोनॉमी, अगर इसको इफिशिएंटली यूटिलाइज कर लिए हम लोग तब, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 244A, बताओगे क्या है ये। देखो इसमें ना एक प्रोविज़न दिया हुआ है, ये 22वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1969 से जोड़ा गया, और इसमें आसाम को जो है, आसाम का जो ट्राइबल एरिया है उससे, उसमें जो है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है, और जो कुछ ट्राइबल्स एरिया हैं वहाँ के, जो कि 6 शेड्यूल में बताया गया है, उसी को लेके पार्लियामेंट को अलाउ करता है कि इस्टेब्लिश करो क्या, ऑटोनोमस स्टेट कंप्राइजिंग ऑफ ऑल और सम ऑफ द ट्राइबल एरियाज, ठीक है। अब बताओगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइबल एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो दैट विल बी आर्टिकल 224। लेकिन आसाम के लिए एक अलग से प्रोविज़न, अब ऐसे याद रखोगे, 244 बाकी के लिए शेड्यूल और ट्राइबल एरिया के लिए, और 244A आसाम के लिए, ठीक है। और ये कौन सा पार्ट में है, कोई बता सकता है क्या, तो पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें लिखा गया है, ठीक है, इसमें बताया गया है, ओके। अब बताओगे पार्ट 11 में क्या है, पार्ट 11 में क्या है, तो रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, अब उसमें भी दिया हुआ है, आगे है एडमिनिस्ट्रेशन का रिलेशन, लेजिस्लेटिव रिलेशन, ठीक है, इकोनॉमिक रिलेशन, ठीक है। तो ये देख लोगे, तो जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बताते चलता हूँ, उसको देख लेना है, ठीक है। अब 6 शेड्यूल में ये डिफरेंस बता रहा है, 6 शेड्यूल में क्या बोलता है कि 6 शेड्यूल में और आसाम वाले में जो 244 और 244A में डिफरेंस बताया जा रहा है कि 6 शेड्यूल ट्राइबल एरिया ऑलरेडी हैव काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, हाउएवर दिस कंट्री हैव लिमिटेड पावर, this council have the council have limited powers, they cannot control the law enforcement and their financial authority is also limited, ठीक है। मैंने जो इंपॉर्टेंट था इसमें बता दिया। अब बताओगे कि जो स्पेशल प्रोविजंस दिया हुआ है, ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टेट्स, तो बताओ मुझे नागालैंड का कौन सा में दिया हुआ है, जब पहले जम्मू कश्मीर बताओ इसमें दिया हुआ था, तो 370, और फिर बताओ 371 में किसका दिया हुआ है, तो 371 में गुजरात एंड महाराष्ट्र, ओके, स्पेशल प्रोविज़न विथ रिस्पेक्ट टू गुजरात एंड महाराष्ट्र, ठीक है।
अब बताओ 371A विल बी रिलेटेड टू नागालैंड। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आसाम का भी प्रोविज़न दिया गया है, तो वो कौन से आर्टिकल में है स्पेशल प्रोविज़न? 371B फॉर आसाम। ओके, आसाम का टॉपिक था इसलिए मैंने बता दिया आसाम। और अरुणाचल प्रदेश का बताओगे? अरुणाचल प्रदेश का 371H, इसलिए जो भी इम्पोर्टेंट है उसको आप लोग एटलीस्ट नॉर्थ ईस्ट वाला तो याद ही रखना यार। और क्या, ये अरुणाचल प्रदेश से है 371H, अरुणाचल। अरुणाचल में CH है, यहाँ भी H है, ऐसे याद करना है, ठीक है। आसाम में यहाँ पे 371B था, तो आसाम A के बाद B। ओके, चलो आगे देखते हैं। ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। अब बताओगे यूनिकॉर्न किसको बोलते हैं? अब जिसका ना US डॉलर में 1 बिलियन से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, क्या कि मतलब उसका स्टार्टअप्स का वैल्यू जो हो जाता है $1 बिलियन का, और कोई भी पब्लिक एक्सचेंज पे वो जो है लिस्टेड नहीं हो, ठीक है। ओके, चलो ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट रिलीज किया है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। इसमें क्या बताया गया है कि इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, धीरे हुआ है, ठीक है। और नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स इन इंडिया हैज़ डिक्लाइन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2017। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है डिक्लाइन किया है तो, ठीक है। तो यूनिकॉर्न इन इंडिया कितना है अभी? एक रफ फिगर याद रखोगे, 2023 में 67 था, और सॉरी 2023 में 67, 2028 में 68 था, मतलब एक ज़्यादा था तो कम गया है इसीलिए, ठीक है। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट हब ऑफ यूनिकॉर्न इन द वर्ल्ड आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। तो पहले कौन हो गया? यूएस के बाद चाइना के बाद इंडिया। ओके, द यूएस टॉप्स द लिस्ट इन द 7। यूएस के पास कितना यूनिकॉर्न है? तो 703 यूनिकॉर्न, चाइना के पास 340। ओके, सिटी वाइज बेंगलुरु जो है वो 7th रैंक पे है विथ 32 यूनिकॉर्न, ठीक है। अगर पूछ देगा कि इन इंडिया दिल्ली हैज़ द मोर यूनिकॉर्न्स, नो, तो बेंगलुरु, ठीक है। अब मुंबई का कितना रैंक है? 19, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे का पॉइंट, हाँ, जो रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल इन इंडिया, इसको बोला जा रहा है इंडिया थर्ड लार्जेस्ट क्या एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री है, ठीक है। इंडिया रैंक 4 करता है वर्ल्ड में रिन्यूएबल एनर्जी में, ठीक है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में, ठीक है। 4th इन विंड एनर्जी, 5th इन सोलार एनर्जी कैपेसिटी, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ठीक है। ये तो इम्पॉर्टेंट ही है कि एनर्जी कंज्यूमिंग में 3rd रैंक पे है, ठीक है। और 4th रिन्यूएबल एनर्जी में, ठीक है, और विंड एनर्जी में 4th है, ठीक है। 5th है सोलार एनर्जी में, ठीक है। सोलार एनर्जी का हेडक्वार्टर गुरुग्राम, ठीक है। कब बना इंटरनेशनल सोलर अलायंस? इंटरनेशनल सोलर अलायंस बिल्ट ड्यूरिंग पेरिस समिट, आई थिंक COP 20। ओके, तो जो पेरिस में हो रहा था COP, उसी टाइम बना इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इंडिया और फ्रांस के कॉपरेशन से। अभी इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि कौन सा मेंबर अभी, जैसे 10 नेपाल बना था ना, ठीक है, 100 कौन सा बना था, 99 कौन सा बना था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इंडिया का इंस्टॉल्ड नॉन फॉसिल फ्यूल्स कैपेसिटी ग्रू बाई 396%, नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर। तो 8.5 साल में इतना हो गया है फॉसिल फ्यूल्स कैपेसिटी का, नॉन फॉसिल फ्यूल्स, नॉट फॉसिल फ्यूल्स। ओके, और कितना है? इंडिया स्टैंड्स एट ओवर 190.97 गीगावाट, द लार्जेस्ट हाइड्रो एंड न्यूक्लियर, इंक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो एंड न्यूक्लियर, ठीक है। न्यूक्लियर बताओगे अभी कितना होगा? अराउंड 6937 के गीगावाट के, हाँ, उसके 7,000 मेगावाट याद रखोगे, और कुछ नहीं, इतना ही होगा न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी। ओके, और हम लोग कौन सा फेज पे चल रहा है अभी? प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सेकेंड फेज में हम लोग इंटर कर गए हैं, ठीक है, उसको मैं अलग से बता दूंगा, न्यूक्लियर का टॉपिक आगे दिया हुआ है। द इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी ऑफ इंक्रीज 30 टाइम्स इन द 9 years, दैट इज 75.7 गीगावाट, ठीक है। इसको देख लेना एक बार, लार्ज हाइड्रो इतना कितना ही याद करोगे। हाँ, पंचामृत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पंचामृत हमारे PM ने जाके एक एक्रोनिम दिया वहाँ पे, और बोला कि इंडिया जो टारगेट सेट किया है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कब तक करेगा? 2030 तक के, और टारगेट हैज़ बीन सेट टू रिड्यूस द कार्बन इमिशन इंटेंसिटी 45% बाई द 2013, ठीक है। इसको रट ही लेना, ठीक है। कैसे? 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी एट 2030, और कार्बन इमिशन को क्या करना है? रिड्यूस करना है, कितना? 45%, 45% 2030 तक के, ठीक है। और 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है 2030 तक के, 5 मिलियन टन। देखो सब
2030 तक के हैं, एक इसमें तुमको 2047 मिलेगा और एक 2050 मिलेगा, ठीक है। जब नेट जीरो कार्बन तो इतना जल्दी तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो 2070 तक के, ये ज़्यादा हो जाएगा, ओके। अब हमने इसको देख लिया। अब एक आज के लिए एक लास्ट टॉपिक होगा ये शिव शक्ति स्टेशन, शिव शक्ति, ओके, ठीक है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन है ना, वो ऑफिशियली अप्रूव किया है स्टेशन शिव शक्ति को फॉर द लैंडिंग साइट ऑफ द चंद्रयान थी, जहाँ पे विक्रम लैंडर ने लैंड किया था, ठीक है, साउथ पोल पे मून का, ओके। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है ना कि इंटरनेशनल जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उसकी काम क्या है और वो कब बना था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये 1919 में बना था, 1919, इजी टू रिमेंबर। हेडक्वार्टर इन पेरिस, फ्रांस, ओके। चलो अब देखते हैं शिव शक्ति पॉइंट कहाँ पे है। नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर द कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया हुआ है 69 30 डिग्री 373 डिग्री साउथ टू 32.319 ईस्ट। नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर क्या कौन सा लूनर कैटर्स के बीच में है, मैंजिन सी और सिम पैलेस एन। नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, ओके। अच्छा देखो स्टेशन जो शिव शक्ति है ना, क्या रिफ्लेक्ट करता है, duality nature of the Indian mythology, that is male for the Shivas and Shakti for the female, okay। पता होगा कहानी आप लोग को, आई होप। देखो 26 अगस्त 2023 को ना जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो अनाउंस करते हैं कि जहाँ पे चंद्रयान 3 जो है लॉन्च हुआ था ना, उसको शिव शक्ति पॉइंट बोला जाएगा, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर emphasized the importance of these names in connecting India from the Himalayas to Kanyakumari, okay। प्राइम मिनिस्टर earlier named Chandrayaan 2 crash site as तिरंगा पॉइंट। हाँ ये इंपॉर्टेंट, तिरंगा पॉइंट चंद्रयान 2। अब बताओगे चंद्रयान फर्स्ट जहाँ पे लॉन्च किया था उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ठीक है, कमेंट में बताओगे। वाइल फॉर्मर एपीजे अब्दुल कलाम हैज सजेस्टेड जवाहर पॉइंट फॉर द लैंडिंग, हाँ यस आई है, देखो जवाहर पॉइंट फॉर द लैंडिंग ऑफ साइट ऑफ चंद्रयान 1। सो होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। और मैं एक करेक्शन है कि मैंने पिछले वीडियोस में जो बिहार स्पेशल वाली इकोनॉमी वाले सीरीज़ में मैंने बता दिया था कि जो मुजफ्फरपुर है वो लिस्ट अर्बनाइज है, लेकिन दैट इज़ गलती से मेरे से बोला गया। तो समस्तीपुर जो है वहाँ पे लिस्ट होगा, लिस्ट अर्बनाइज विद द 3.5% अर्बनाइजेशन, और जो है 41% है, सबसे हाईएस्ट है पटना का है अर्बनाइजेशन, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ लगा मैं आके आपके सामने लेके आते रहूँगा। आप लोग बोलोगे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो फ्रीली कमेंट कर सकते हो, मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा, समझा दूंगा अच्छे से। अगर नहीं समझ में आता कोई भी चीज़, चाहे इकोनॉमी का सीरीज हो या कोई भी टॉपिक हो, ओके। चलो तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।